अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में हमने सी प्रोग्राम के अंदर टाइप्स ऑफ एरर्स को डिस्कस किया था और फिर हमने जाना था कि हमारे पास सिंटैक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं और किस तरह से हमने उनसे अवॉइड करना होता है। और अब हम आज के लेक्चर से ऑनवर्ड अब हम सी लैंग्वेज की और फर्दर डिटेल में जाएंगे और प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा करीब से समझेंगे कि किस तरह से सी के अंदर प्रोग्राम डेवलपमेंट होती है। उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें सबसे पहले कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स आते हैं। तो आज के टॉपिक हैं हमारे कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स और फिर आइडेंटिफायर्स के लिए जो रूल्स होते हैं वो और टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स, सी लैंग्वेज के अंदर कुछ अल्फाज पहले से मौजूद हैं जिनका मतलब और मफहूम भी पहले से तय कर दिया गया है और उनका मकसद भी पहले से तय है, उनको कीवर्ड कहा जाता है। A word that has a predefined meaning and purpose in C language is known as keyword. ये जो मीनिंग है और जो पर्पस है जो पहले से डिफाइन किया गया है उसको डिफाइन सी लैंग्वेज के जो डेवलपर थे या जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई है उन्होंने इसका ये मीनिंग डिफाइन कर दिया है और इन अल्फाज को अब उन्हीं मीनिंग्स और उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन अल्फाज को उसके अलावा किसी भी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन अल्फाज को रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। अब सी लैंग्वेज में ये जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास, इनको दोबारा से हम चेंज या रीडिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी प्रोग्रामर वो इन कीवर्ड्स को या इन रिजर्व वर्ड को फिर से इनको कोई और मीनिंग या कोई और पर्पस इनका डिफाइन नहीं कर सकता और इन कीवर्ड्स को हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है और इनकी कुल तादाद 32 है। सी के अंदर कुल 32 या 32 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग और पर्पस पहले से डिफाइन कर दिया गया है और अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इन 32 कीवर्ड्स को सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है जो कि सी के अंदर डिफाइन कर दिया गया है, तो ये कहलाते हैं कीवर्ड्स। अब ये टोटल 32 कीवर्ड्स ये स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद हैं। इस सी लैंग्वेज के कोर्स के अंदर हम इन सारे कीवर्ड्स को तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंदर यूज करेंगे और उस वक्त फिर हम उनको डिटेल में चल के डिस्कस भी करेंगे। अलबत्ता अभी तक लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम एक दो सिंपल प्रोग्राम बनाए थे पिछले साबिका लेक्चर्स में, उनमें हमने वॉइड का कीवर्ड और इंट का कीवर्ड बेसिकली यूज किया हुआ है। ये वॉइड का कीवर्ड है और ये इंट का कीवर्ड है, इनको हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, लेकिन इनको फर्दर भी हम प्रोग्राम डेवलपमेंट में चल के फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफाई से निकला है लफ्ज। एक्चुअली आइडेंटिफायर एक ऐसी चीज या कोई भी चीज जो कि आइडेंटिफाई करे यानी शनाख्त करे। तो आइडेंटिफायर इज समथिंग जिसके जरिए आप शनाख्त कर सकते हैं। किस चीज की शनाख्त कर सकते हैं अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन हमें इतना समझ आ गया है कि आइडेंटिफायर एक ऐसी चीज होती है जो कि बेसिकली एक शनाख्त का या आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए यूज होता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि अ नेम गिवन टू अ वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल इन सी प्रोग्राम। कि आइडेंटिफायर असल में एक नाम होता है जो को दिया जाता है सी में
कुछ चीज़ों को, मसलन वेरिएबल को या कांस्टेंट को, फंक्शन को या लेबल को। अब ये चीज़ें क्या है, इनको भी आगे कवर करेंगे, लेकिन इनमें जो सबसे फर्स्ट वन वेरिएबल है, इसको चल के अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर इज, एक ऐसा नाम जो कि सी में हम इन चीज़ों को असाइन करते हैं, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। तो असल में आइडेंटिफायर एक नाम होता है। तो एक अच्छा आइडेंटिफायर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, यानी उस नाम से आपको उस चीज़ की शनाख्त हो जाती है, लेकिन वो शॉर्ट भी होता है, मुख्तसर भी होता है, लेकिन बामानी भी होता है। और सी के अंदर आइडेंटिफायर की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 31 कैरेक्टर्स हो सकती है। इट मींस कि किसी भी आइडेंटिफायर में या जो नाम है, जो कि आइडेंटिफायर है, उसमें 31 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। और अगर ऐसा हो जाए कि 31 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हों, तो फिर फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को बेसिकली एज ए आइडेंटिफायर ट्रीट किया जाता है, एज अ नेम ले लिया जाता है, और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और ये कौन करता है इग्नोर? ये कंपाइलर करता है। तो इट मीन्स कि हमारे आइडेंटिफायर्स को बेसिकली कंपाइलर प्रोसेस करता है। अब आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स हैं। एक अच्छा आइडेंटिफायर डिस्क्रिप्टिव होगा, शॉर्ट होगा, लेकिन इसके बावजूद एक आइडेंटिफायर के लिए इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। जो नेम इन रूल्स को फॉलो करेगा वो आइडेंटिफायर कहलाएगा, और वो कंपाइलर उसको एक्सेप्ट करेगा। और जो नेम इन रूल्स से हटके होगा तो कंपाइलर उसके ऊपर एरर जनरेट करेगा और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट रूल इज कि किसी भी आइडेंटिफायर का, या वो जो नाम है आप बेसिकली दे रहे हैं किसी भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को, उस नाम का, उस आइडेंटिफायर का जो पहला कैरेक्टर है वो या तो अल्फाबेट होगा, बी इट लोअर केस और अपर केस। तो चाहे तो वो लोअर केस में आ जाए या फिर अपर केस में आ जाए, और या फिर इसके अलावा एक अंडरस्कोर हो सकता है। इन दो के अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। तो आइडेंटिफायर का फर्स्ट या जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा, फर्स्ट कैरेक्टर होगा, वो या अंडरस्कोर होगा या फिर वो एक अपर या लोअर केस अल्फाबेट होगा, इसके अलावा नहीं होगा। सेकंड इज, आइडेंटिफायर के अंदर या तो अल्फाबेट्स होंगे या डिजिट्स होंगे या अंडरस्कोर होंगे। तो इट मींस आइडेंटिफायर इन तीन चीजों के अलावा और किसी तरह के कैरेक्टर से मिलके नहीं बनेगा। उसके अंदर या तो अल्फाबेट्स या डिजिट्स या अंडरस्कोर होंगे। यानी अल्फाबेट्स मींस या अपर केस ए टू जी कैरेक्टर्स होंगे या लोअर केस ए टू जी कैरेक्टर्स होंगे। इसी तरह डिजिट्स 0 to 9 हो सकते हैं या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। ये अंडरस्कोर, ये जो डैश है थोड़ी सी रेगुलर डैश से जरा नीचे करके लगी होती है, ये अंडरस्कोर कहलाती है। इन के अलावा अगर कोई कैरेक्टर यूज किया जाएगा तो वो वैलिड नहीं होगा और कंपाइलर उस पर एरर जनरेट करेगा। और थर्ड रूल इज कि अभी जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, रिजर्व कीवर्ड्स जो हैं, यानी उन कीवर्ड्स को जो सी के अंदर पहले से रिजर्व्ड हैं, उनको हम बतौर आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। तो हमने वॉइड की बात की थी, इंट की बात की थी, तो वॉइड और इंट को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं किया जा सकता। तो ये 3 रूल्स हो गए हमारे पास, जिसमें हमने कहा कि एक तो अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा आइडेंटिफायर का, और इसके अंदर अपर लोअर केस अल्फाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर होंगे, और कोई भी रिजर्व वर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। अब आइडेंटिफायर की टाइप्स पे चलते हैं। आइडेंटिफायर की 2 टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स एंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अब स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो आइडेंटिफायर्स हैं जिनका सी में पहले से एक मीनिंग है, यानी पहले से इस हवाले से कि उनको पहले से डिफाइन किया जा चुका है और उनका एक स्पेशल मीनिंग है। अच्छा, इनको रीडिफाइन भी किया जा सकता है,
यानी कीवर्ड में और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर में एक डिफरेंस है, वो ये है कि कीवर्ड को रीडिफाइन नहीं किया जा सकता, उसका भी स्पेशल मीनिंग है, लेकिन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को रीडिफाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर उसको रीडिफाइन कर दिया गया तो फिर जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का वो जो स्पेशल मीनिंग था वो खत्म हो जाएगा, फिर आपने जिस तरह से उसको रीडिफाइन किया उसका नए वाला मीनिंग ही चलेगा। फॉर एग्जांपल, हमने प्रोग्राम के अंदर हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम किया था लास्ट 2 लेक्चर्स में, उसमें हमने प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट यूज की थी, जिसके जरिए हमने कहा था कि ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट प्रिंट करवाने के काम आता है। तो अब प्रिंट एफ का जो कीवर्ड है, इसका यूज स्क्रीन के ऊपर प्रिंटिंग का है और ये डिफाइन किया गया है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में। अब अगर हम इसको रीडिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नहीं शो करवा पाएगा, फिर जो भी हम इसकी नई डेफिनेशन बनाएंगे ये उसी के मुताबिक काम करेगा। तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को ना छेड़ा जाए, इनके जो स्पेशल मीनिंग है इनको उसी हवाले से यूज किया जाए। So just to sum up again, standard identifier is a type of identifier that has a special meaning in C language. यानी एक लाइब्रेरी फाइल के अंदर ये पहले से बने बनाए रेडीमेड कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनका एक खास मतलब होता है। इसी तरह स्कैनएफ है, इसको आगे चलकर डिस्कस करेंगे, ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, अब जिस तरह नाम से जाहिर है यूजर डिफाइंड के ऐसा आइडेंटिफायर जिसको यूजर डिफाइन करता है या प्रोग्रामर डिफाइन करता है वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाता है। इसको किस लिए डिफाइन किया जाता है? मेमोरी एक्सेस करने के लिए। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में होता है, तो उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम जो आइडेंटिफायर बनाते हैं, जो प्रोग्रामर आइडेंटिफायर्स बनाता है, वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। और इन आइडेंटिफायर्स में क्या स्टोर किया जाता है? इनमें डेटा भी स्टोर किया जाता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इनके अंदर रिजल्ट्स को भी स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एज जो है ये एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। अब यहाँ पे एज पे हमें देखना पड़ेगा कि हमने एक आइडेंटिफायर के लिए वो जो 3 रूल्स डिफाइन किए थे, क्या ये एज उन 3 रूल्स को फॉलो कर रहा है? तो पहला रूल था कि इसके स्टार्टिंग करेक्टर में जो है फर्स्ट करेक्टर है वो या तो अंडरस्कोर होगा या अल्फाबेट होगा। तो जी यहाँ पे ए है और ए इज एन अल्फाबेट, तो फर्स्ट रूल इसका फॉलो हो रहा है। सेकंड रूल वाज इस पूरे आइडेंटिफायर के अंदर या तो अल्फाबेट्स होंगे या फिर डिजिट्स होंगे या फिर अंडरस्कोर, तो जी इसके अंदर सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, सेकंड रूल भी फॉलो हो रहा है। तो थर्ड इज, क्या एज एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है? नहीं, एज कोई भी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड नहीं है। वो जो 32 हमने रिजर्व वर्ड्स का जो है 32 रिजर्व वर्ड्स का एक पीछे टेबल देखा है, उसमें एज का कीवर्ड नहीं था। तो तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इट मींस एज इज अ वैलिड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। इसी तरह मार्क्स भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो हर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के ऊपर हमें उन रूल्स को चेक करना होता है कि ये एक आया ये वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं। तो यहां तक हमारा आइडेंटिफायर और उसकी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड यूजर आइडेंटिफायर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल जिस तरह नाम से जाहिर है, वेरी मीन्स चेंज, एबल मीन्स काबिल, तो ऐसी चीज जिसके अंदर तब्दील होने की सलाहियत हो उसको वेरिएबल कहा जाता है। अच्छा, अब कंप्यूटर की जुबान में वेरिएबल का क्या मतलब है? कंप्यूटर के अंदर सी के अंदर वेरिएबल असल में एक मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल का नाम होता है और उस मेमोरी सेल के अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है, उसी वजह से इसको वेरिएबल कहा जाता है। So it is a named memory location or a memory cell in computer memory। और इसके अंदर हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम डेटा को भी स्टोर करते हैं और कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को भी, कोई प्रोसेसिंग कर रही है, कोई हमने फॉर्मूला लगाया है, उसका जो रिजल्ट आया, कोई एवरेज कैलकुलेट की, कोई सम कैलकुलेट किया, तो वो रिजल्ट्स भी हम स्टोर करेंगे जो हमारे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक।
अच्छा, अब क्या वेरिएबल कीवर्ड्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो क्या वेरिएबल्स को प्रोग्राम के दौरान चेंज किया जा सकता है? वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, लेकिन इसका जो नेम बेसिकली हम डिफाइन कर देते हैं, जो वेरिएबल का नेम होता है, जो आइडेंटिफायर होता है, उसको हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। तो यहां तक हमें वेरिएबल का पता लग गया कि ये मेमोरी लोकेशन होती है और कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये मेमोरी लोकेशन होती है जिसको हम डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये किस वाली मेमोरी में बनते हैं? क्या ये हार्ड डिस्क में बनते हैं या फिर रैम में बनते हैं? तो जी ये रैम के अंदर बनते हैं, और रैम असल में एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में भी कवर किया था डिटेल के साथ। तो रैम के अंदर ये बनते हैं, और रैम के अंदर इसको टेम्परेरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तब तक तो रैम के अंदर इसका डाटा स्टोर रहेगा, ये वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन के ऊपर मौजूद रहेंगे। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी और प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद वो मेमोरी लोकेशन फ्री हो जाएगी, और उसके बाद वेरिएबल्स वहां मौजूद नहीं रहेंगे, बल्कि इनकी जगह कोई और डाटा स्टोर कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे ये वेरिएबल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है। वेरिएबल का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस तरह वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और फिर इनके लिए भी कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं, उनको भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर।